Today we are going to discuss two topics, two concepts. The first one is relative atomic mass and the second one is isotopes. Okay, so the first one is relative atomic mass. Relative atomic mass is the mass of an atom of element as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12. ये इसकी डेफिनेशन है. अब इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं. अब देखें बच्चे, मैस जो एटम होता है क्योंकि वो साइज में इतना छोटा होता है कि कोई भी ऐसा आज तक इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा आला नहीं बन सका जिसके जरिए से हम उसका मैस, उसका वजन फाइंड आउट कर सकें. जैसे कि हम चीज़ों को मेजर करते हैं, हम वेइंग बैलेंस पर रखते हैं, 1 किलो चीज़, आधा किलो चीज़, आधा ग्राम चीज़ हम आराम से मेजर कर लेते हैं. लेकिन क्योंकि एटम का मैस बहुत ही कम होता है, इस वजह से हमारे पास कोई ऐसा वेइंग बैलेंस नहीं है जिसको यूज करते हुए हम एटम का मैस वहां से फाइंड आउट कर सके. तो फिर क्या किया गया, वहां पर कार्बन को बच्चे स्टैंडर्ड ले लिया गया. कार्बन को स्टैंडर्ड ले लिया गया और कार्बन का मैस कितना लिया है, 12. तो अब उन्होंने क्या कहा, रिलेटिव एटॉमिक मैस. रिलेटिव का लफ्ज जहां भी आएगा बच्चे, उसका मतलब कि किसी चीज के साथ कंपेयर किया जा रहा है. इज द मैस ऑफ एन एटम, ये किसी भी एटम का मैस होता है एज कंपेयर टू मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, जिसको कार्बन के साथ कंपेयर करके निकाला जाता है. जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारे पास तराजू है और जनाबे अली ये उसके हमने एक साइड का पलड़ा रख लिया है और ये हम उसका दूसरी साइड का पलड़ा रख लेते हैं. ठीक हो गया. अब देखें यहां पर मैंने क्या रख दिया बच्चे, कार्बन, जिसका मैस मुझे पता है कितना है, 12. यहां पर मैंने कोई और एटम रख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने हाइड्रोजन रख दिया. अब दोनों को मैं क्या करूंगी बच्चे, कंपेयर करूंगी और दोनों को कंपेयर करके मेरे पास जो वेट आएगा हाइड्रोजन का, वो मैं कहूंगी कि ये इसका क्या है, मैस है. तो एटम्स का मैस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उनको कार्बन के मैस के साथ कंपेयर किया जाता है. क्योंकि कार्बन के साथ कंपेयर करके उनका मैस निकाला जाता है, इस वजह से उनके मैस को हम क्या कहते हैं बच्चे, relative atomic mass कहते हैं. Okay, so the unit used to express the relative atomic mass is called atomic mass unit. और आगे इसकी definition है, it is 1/12 of the mass of one carbon atom on carbon 12 scale. अब क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड लिया गया है कार्बन को, जिसका मैस क्या है, 12, इस वजह से इस स्केल को हम कार्बन 12 स्केल भी कहते हैं. अब इसके अंदर 1 एटॉमिक मैस यूनिट है क्या, वो हम जरा इस तरह से देख लेते हैं. सपोज कर लेते हैं बच्चे, ये कार्बन का मैस है और वो कितना है हम जानते हैं, दैट इज 12. अब इसको हम पूरे 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये वाला हमारे पास क्या हो गया बच्चे, 12 हो गया. अब इसके अंदर ये जो एक हिस्सा आया है जिसको मैंने बॉक्स को फिल कर दिया है, ये जो फिल्ड पोर्शन है एक, ये किसके इक्वल होगा, 1 एटॉमिक मैस यूनिट के इक्वल होगा. AMU एटॉमिक मैस यूनिट वो यूनिट है जो कि एटम के मैस को एक्सप्रेस करने के लिए, एटम के मैस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे हम अपनी चीजों को लेने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं बच्चे, किलोग्राम, केजी का यूनिट इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल इसी तरह से एटम के मैस का यूनिट क्या है, AMU एटॉमिक मैस यूनिट. और 1 एटॉमिक मैस यूनिट हमारे पास क्या है बच्चे, 1/12 ऑफ कार्बन 12. कि कार्बन 12 ये है हमारे पास, उसका 1/12 कि उसके 12 हिस्सों में से उसका जो एक हिस्सा है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 1 एटॉमिक मैस यूनिट के इक्वल आ जाता है. ठीक हो गया. जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ये कार्बन के 12 हिस्से थे, उनमें से ये जो एक हिस्सा है वो किसके इक्वल आ गया, 1 एटॉमिक मैस यूनिट के इक्वल आ गया. तो अब मेरे ख्याल में आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी जो उन्होंने कहा है कि 1 एटॉमिक मैस यूनिट इज 1/12 ऑफ कार्बन 12. 1/12 मतलब के 12 हिस्सों में से एक हिस्सा है, ऑफ कार्बन 12. किसका एक हिस्सा है बच्चे, कार्बन का. कार्बन 12 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका मैस कितना है बच्चे, 12 है. फिर से अब इसको डेफिनेशन को देख लेते हैं
कह रहे हैं द यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई कि इस रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, एटॉमिक मास यूनिट आ जाता है। आगे इसकी डेफिनेशन है, इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम, कि किसी कार्बन एटम का ये 1/12 है, मतलब कि उसके 12 हिस्सों में से जो एक हिस्सा होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। ओके, सो relative atomic mass of carbon is 12 atomic mass unit and relative atomic mass of hydrogen is 1 atomic mass unit। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन है, कार्बन का उन्होंने कितना मास दिया है 12, जो कि हम तब से डिस्कस कर रहे हैं कार्बन 12 के कार्बन का मास कितना होता है बच्चे 12 होता है। याद रखिएगा किसी भी एटम में, जैसे यहाँ पर आप कार्बन में देख सकते हो एक सबस्क्रिप्ट में मतलब नीचे 6 लिखा हुआ है और एक ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में मतलब ऊपर 12 लिखा हुआ है। जो नीचे लिखा होता है वो उसका क्या होता है बच्चे, एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर लिखा होता है वो उसका क्या होता है बच्चे, मास होता है। और मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। जबकि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बात अब आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। इसी तरह से हाइड्रोजन के केस में इन्होंने कहा कि आप देख सकते हो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका ऊपर जो मास है वो भी क्या है 1 है। तो आगे वही लिखा हुआ है कि इसका मास हमारे पास कितना है 1.008 AMU, तो इसको हम लोग राउंड अबाउट करके हमेशा 1 ही लिखते हैं। ओके, so here is a table which shows the relative atomic masses of few elements। ये कुछ कॉमन बच्चे एलिमेंट्स हैं, इनके रिलेटिव एटॉमिक मैसेज आप लोगों ने याद करने हैं क्योंकि इस चैप्टर में हमने बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है, उन सब कैलकुलेशंस में ये इस्तेमाल होंगे। द सेकंड कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज आइसोटोप्स। सबसे पहले हम इसके आइसोटोप्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। Isotopes are different kinds of atoms of the same element having same atomic number but different atomic masses। अब क्या कहा है इन्होंने, हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसके एटम्स हैं, लेकिन तीनों एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट के हमारे पास जो एटम्स हैं उनका हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर सेम होगा, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। लेकिन दूसरी बात उन्होंने क्या कही है, उनका डिफरेंट एटॉमिक मास होगा। ये 2 पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स आर काइंड ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। इसको अभी हम देखते हैं कि किस तरह से ये बात सही है। चलिए अभी देख लेते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। एग्जाम्पल हम यहाँ पर किस एलिमेंट की लेंगे बच्चे, फिलहाल हम हाइड्रोजन की ले लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के मैं यहाँ पर 3 एलिमेंट आपको दिखाऊंगी। पहला एलिमेंट जिसको मैं लिख रही हूँ H11, दूसरा एलिमेंट एटम जिसको मैं लिख रही हूँ H12, तीसरा एटम जिसको मैं क्या लिख रही हूँ बच्चे H13। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका जो सबस्क्रिप्ट में जो नीचे लिखा होता है वो इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। आई एम सॉरी, इट्स गोइंग टू ओके, सो इसको हम जरा शॉर्ट वे में लिखते हैं बच्चे। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस केस में एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है, लेकिन इस केस में हमारे पास एटॉमिक नंबर तो 1 है पर मास नंबर 2 है। इस केस में हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर क्या है, 3 है। तो आप देखो, ये हमारे पास एक एलिमेंट था हाइड्रोजन, उसके 3 एटम्स थे जिन तीनों का एटॉमिक नंबर मतलब Z सेम था, लेकिन तीनों का जो मास नंबर मतलब जो A मैंने लिखा हुआ है वो क्या था, डिफरेंट था। तो उस वक्त ये तीनों एटम्स हमारे पास क्या कहलाएंगे बच्चे, आइसोटोप्स कहलाएंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसका, इसको आपने बहुत अच्छे से समझना भी है और याद भी करना है।
The isotopes of an element possess same chemical properties and same position in the periodic table. अब उन्होंने कहा कि आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और सेम पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि बच्चे आइसोटॉप्स का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो पोजीशन दी जाती है वो उनके एटॉमिक नंबर की बेस पर दी जाती है। तो अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स थे और तीनों का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या था बच्चे? सेम था। ऐसे ही था ना, तीनों का एटॉमिक नंबर हमारे पास आप देख सकते हो क्या था? सेम था। तो सेम एटॉमिक नंबर की वजह से इन तीनों की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में सेम होगी। और इसी तरह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पर। अब क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम है, इस वजह से इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमारे पास क्या होंगी? सेम होंगी। डिस्कवरी, किसने फर्स्ट टाइम ये फिनोमेना डिस्कवर किया था? सो दिस फिनोमेना ऑफ आइसोटॉपी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोडी। सोडी ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। आइसोटॉप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर न्यूक्लियर। अब उन्होंने क्या कहा कि जो आइसोटॉप्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। ये जरा हम देख लेते हैं। अभी क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारे पास जो आइसोटॉप्स होते हैं उनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, लेकिन उनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। न्यूट्रॉन्स नंबर उनके अंदर क्या होता है बच्चे? डिफरेंट होता है। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं किस तरह से। यहां पर हमने ली फिर से एग्जांपल हाइड्रोजन की H11 और H12। अब नीचे वाला ये जो है एटॉमिक नंबर, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Z से। और एटॉमिक नंबर बच्चे जो Z है, याद रखिएगा ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ठीक है, तो Z ने हमारे पास किसको रिप्रेजेंट किया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और फिर दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि किसी भी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा किसके इक्वल होती है? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के इक्वल होती है। समझ आ गई चीज की? प्रोटॉन्स की तादाद किसके इक्वल होगी? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के इक्वल होगी। यहां पर मैंने क्या कहा? 1, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे? 1 है। ठीक हो गया। जबकि इसका ऊपर मास नंबर क्या है? वो भी हमारे पास क्या है? 1 है। और जो मास नंबर होता है वो आपने याद रखना है किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के। अब आपने देखा यहां पर इसका मास नंबर कितना है बच्चे? 1। तो एक तो इसके अंदर ये प्रोटॉन था जो हमें Z से इसके एटॉमिक नंबर से ही पता चल गया। अब एक प्रोटॉन है तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे? 0 होगा। न्यूट्रॉन यहां पर कितने हो गए? 0 हो गए। अब सेकेंड एग्जांपल में देखें आप, एटॉमिक नंबर Z किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, जो कि किसको शो करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो मतलब ये कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चे? 1 है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं किसके? इलेक्ट्रॉन्स के। तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी क्या है? 1 है। लेकिन इसका मास नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2। वो किस तरह से है? क्योंकि मास नंबर हम जानते हैं किसके इक्वल होता है बच्चे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद के। तो यहाँ पर प्रोटॉन हमारे पास एक ही है, वो हमें इसके एटॉमिक नंबर Z से पता चल गया, प्लस बाकी फिर इसके अंदर क्या होगा बच्चे? न्यूट्रॉन, जो कि यहाँ पर कितना हो गया? 1 हो गया। तो अब आपने देखा कि किस तरह से हमारे पास दो आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब Z क्या है? सेम है, लेकिन उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इस केस में कितना है बच्चे? 0, जबकि दूसरे वाले केस में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया है? 1 आ गया है। ठीक हो गया। इस तरह से हमें पता चला कि किस तरह से एक आइसोटॉप्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन्स उसके अंदर चेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स,
The first example is of carbon. Carbon has three isotopes written as C612, C613, C614 and expressed as C12, C13 and C14. मतलब कार्बन के तीन आइसोटॉप्स हैं जिसको हम इस तरह से बोलते हैं C12, C13 and C14 और इन सब के अंदर उन्होंने कहा 6 प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमने कहा है ये कंफर्म बात है कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमेशा किसके बराबर होगी, प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर होगी। However, these isotopes have 6, 7 and 8 न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। इसको भी हम जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये मेरे पास आ जाता है बच्चे C612, दूसरा हमारे पास क्या था C613, तीसरा हमारे पास क्या था बच्चे C614। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 6 हमारे पास किसको शो करता है, एटॉमिक नंबर Z को, और ये एटॉमिक नंबर किसकी तादाद को शो करता है, प्रोटॉन्स की तादाद को। तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं 6। अब फिर हमें पता है कि प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रॉन्स के। तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चे 6। अब इसके बाद हम इसके ऊपर मास नंबर की बात करते हैं, A दैट इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हैं बच्चे 6 प्लस इसके अंदर न्यूट्रॉन्स अब कितने रह जाएंगे 12 है टोटल, तो 6 प्लस 6 12 होते हैं, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं 6 हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप C613 को देखो तो यहाँ भी एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे 6, Z इज इक्वल्स टू 6। एटॉमिक नंबर किसको शो करता है, प्रोटॉन्स की तादाद को। तो प्रोटॉन्स इसमें कितने हो गए 6 हो गए। अब हम पता है कि प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के इक्वल होती है। तो अगर इसमें प्रोटॉन 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे बच्चे 6 होंगे। अब हम चलते हैं इसके मास नंबर की तरफ, जो कि किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। अब देखें हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं 6, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 6 प्लस अब न्यूट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए बच्चे 13 है, तो 6 प्लस 6 तो 12 होता है, तो 6 प्लस 7 किसके इक्वल होता है 13 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 7। इसी तरह से हम तीसरे आइसोटॉप में देखेंगे, यहाँ भी एटॉमिक नंबर Z किसके इक्वल है बच्चे 6 के, और वो किसको शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, दैट इज 6। अब हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स हमेशा किसके इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए 6। अब हम देख लेते हैं मास नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के। तो प्रोटॉन्स तो इसके अंदर हमें पता है कितने हैं बच्चे 6। अब हम देखेंगे न्यूट्रॉन्स कितने हैं। अब देखिए यहाँ पर मास नंबर कितना है 14, 6 प्लस 6 12 होता है, 6 प्लस 7 13 होता है, 6 प्लस 8 14 होता है, तो यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे बच्चे 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो हमने देखा कि किस तरह से C612 में 6 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि C613 में 7 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं और C614 में 8 न्यूट्रॉन्स मौजूद। सो सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ हम मूव करेंगे, दैट इज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के भी बच्चे 3 आइसोटॉप्स होते हैं, H11, H12 एंड H13, और इसमें H11 को हम प्रोटियम कहते हैं और H12 को हम ड्यूट्रियम कहते हैं, और H12 को हम ड्यूट्रियम कहते हैं और H13 को हम क्या कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं। ठीक है, अब आपकी असाइनमेंट है, जिस तरह से मैंने कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाइंड किए हैं, आपने इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाइंड करके ये असाइनमेंट मुझे कल लेक्चर से पहले सबमिट करवानी है। सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ ऑक्सीजन। इसमें जनरल बताया हुआ है कि ऑक्सीजन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं, निकल के 5 होते हैं, कैल्शियम के 6, पैलेडियम के 6, कैडमियम के 9 और टिन के 11 आइसोटॉप्स होते हैं। ये सारे आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं।